नमस्ते। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ रोज की तरह है जेपी सेठी। एंड टुडे वी हैव मनोज कुमार जी फ्रॉम पृथ्वी फिनमार्ट। तो नमस्ते सर, स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार नमस्ते सेठी। सर। थैंक यू सर। तो सर, बाजार देख लेते हैं रोज की तरह। आज फिर से नीचे कई दिनों से एक गिरावट का माहौल है। सेंसेक्स 568 पॉइंट्स डाउन है, 84,392। निफ्टी एट 25,938, डाउन बाय 202 पॉइंट्स। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस एंड इटर्नल। टॉप फाइव गेनर्स: एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इटर्नल, आईसीआईसीआई बैंक, अदानी पोर्ट्स एंड भारत इलेक्ट्रिक। Top five losers: Hindalco, ONGC, Jio Financial, Wipro and JSW Steel। आज सारे सेक्टर्स जो हैं वो रेड में नजर आ रहे हैं। बीएसई मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस जो हैं वो भी नीचे है बाय 1%। गिरावट का मेन रीजन फिर से कह रहे हैं कि यूएस टैरिफ कंसर्न्स हैं। इसके अलावा अदर रीजंस आर एफआईआई सेलिंग, वीकली एक्सपायरी, क्योंकि आज थर्सडे है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी नजर आती है। ग्लोबल क्यूज वीक हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है, ब्रेंट क्रूड इज डाउन 50 एट 60 पॉइंट्स एंड क्रूड इज 56। ट्रेड डील कंसर्न्स हैं और मेटल्स के शेयर जो है इसमें भी गिरावट है। कई दिनों से एक रैली नजर आई थी, 6 डे लॉन्ग रैली, लेकिन 2 दिन से मेटल शेयर्स भी नीचे हैं। अब तो मनोज जी, मार्केट के बारे में बताइए। व्हाट इज योर एनालिसिस ऑफ द मार्केट? जहां तक मार्केट का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे इंडेक्स में नए हाईज बनते हुए देखे थे, लेकिन हम्म। फिर से एक बार जब यूएस से ये खबरें आई कि वहां पे यूएस जो है भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा सकता है, और जो हम्म। यूएस का वेनेजुएला के ऊपर एक्शन हुआ उसके बाद में अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई नजर आई। और आज का हम्म। जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसमें यूएस ने जो स्पेशली जो ब्रिक्स नेशन है, भारत, चाइना और ब्राजील, उनके ऊपर 500% तक ट्रेड टैरिफ बढ़ाने वाला जो बिल है उसको मंजूरी दी, जिसके ऊपर अब वहां अगले सप्ताह यूएस में जो पार्लियामेंट है वहां पे वोटिंग हो सकती है। तो इसी हम्म। अनिश्चितता के चलते हमने वहां पे चौतरफा बिकवाली का माहौल आज देखा है, और जो सेक्टर स्पेसिफिक भी जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना था पिछले कुछ दिनों से, वो आज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। और आज के हम्म। सत्र में यहाँ पे ऑलराउंड सेलिंग देखने को मिल रही है, न सिर्फ मेटल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, बल्कि आईटी और बाकी जो सेक्टर है वहां पे भी बड़ी जो बिकवाली है वो हावी होती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि इस अनिश्चितता के चलते शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ पे दबाव में रह सकता है। अब चूंकि यहाँ पे यूनियन बजट भी आना है, और जो कल हमने भारत के जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जो आए हैं वहां पे जो ग्रोथ को लेकर के अनुमान है वो काफी उत्साहजनक है। तो इन हम्म। सारी चीजों को देखते हुए हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा यहाँ प्रेशर में रह सकता है। आगे अब यहाँ हम्म। पे यूएस के एक्शन के ऊपर हमारे जो भारत सरकार है वो किस तरह से रिएक्ट करती है, वो एक देखने हम्म। वाली चीज रहेगी। लेकिन जहां तक एफआईस का सवाल है तो निश्चित रूप से एफआईस की जो बिकवाली है वो मार्केट में हम्म। लगातार हावी है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो सेंटिमेंट है मार्केट के वो यहाँ पे सुधर नहीं पा रहे हैं, बावजूद हम्म। उसके कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड ग्रोथ के अनुमान जो है निकल करके आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक हम्म। वोलेटाइल जो मार्केट है वो बना रह सकता है, और एफआईस की सेलिंग के चलते मार्केट में थोड़ा प्रेशर भी रह सकता है। लेकिन यूनियन बजट हम्म। आने के बाद फिर एक बार यहाँ पे मार्केट में थोड़ी जो है डायरेक्शन मिलती हुई नजर आ सकती है। ठीक है। जी। अभी जो रीसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हमने देखे हैं, जैसे कि न्यू ईयर का धमाका हुआ है वेनेजुएला पे, तो इसका असर कमोडिटीज पर क्या पड़ रहा है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑयल, इसके बारे में बताइए। देखिए यहाँ पे मिला जुला असर है। हमने ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते प्रीशियस मेटल्स में अच्छी मजबूती देखी थी। इनफैक्ट इंटरनेशनल हम्म। मार्केट में चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई। सोना भी नए हम्म। हाईज जो है यहाँ पिछले दिनों बनाता हुआ नजर आया। भारतीय बाजारों में भी हमने रिकॉर्ड स्तर सोने के बनते हुए देखे थे। सिल्वर में कल हमने रिकॉर्ड हाईज बनते हुए देखे थे। और बाकी जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वहां पे भी अच्छी बढ़त थी, जिस तरह से वहां पे जो हम कह रहे हैं कि सप्लाई के क्रंच है, और जो हम कह सकते हैं कि स्टॉकिंग जो लगातार कई सारे देशों की तरफ से देखने को मिल रही है मेटल्स में, तो उसके चलते एक अच्छी बढ़त थी। लेकिन जो वेनेजुएला का एपिसोड हुआ उसके बाद से यहाँ पे थोड़ी अनसर्टेनिटी फिर निर्मित होती हुई नजर आई।
और ना सिर्फ वेनेजुएला बल्कि जो यूएस प्रेसिडेंट ने बाकी काफी सारे देशों के लिए जो उन्होंने एक हम कह सकते हैं कि थ्रेट वार्निंग दिया है, चाहे वो क्यूबा हो, मैक्सिको हो, कोलंबिया हो, ग्रीनलैंड को हम्म। कैप्चर करने की उन्होंने बात कही। आज यहाँ पे उन्होंने जो ब्रिक्स नेशन है उनके ऊपर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही। तो इन सारी हम्म। अनिश्चितताओं के चलते आज हम कमोडिटी मार्केट में भी एक बिकवाली जो है आते हुए देख रहे हैं, और वहां भी एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग जो है अक्रॉस द कमोडिटीज जो है देखने को मिली है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है मार्केट का हर्ट होता हुआ नजर आया है, और कुछ हम्म। सेशन ये यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में बनी रह सकती है। जी। हमने देखा है गोल्ड और सिल्वर जो है वो रिकॉर्ड लेवल्स पे ऊपर गए हैं, लेकिन ऑयल प्राइसेस में हमने गिरावट देखी है। मोस्टली देव रिमेन्ड सबड्यूड। तो इसका असर जो है इन्वेस्टर रिस्क सेंटिमेंट पर क्या पड़ सकता है? देखिए, ऑयल यहाँ पे अगर हम ऑयल मार्केट की बात करें तो जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है ऑलरेडी ओवर सप्लाइड था, और जो वेनेजुएला के एक्शन के बाद में अब जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट के बयान आ रहे हैं, उन्होंने $2 बिलियन का डील वहां पे वेनेजुएला के ऑयल को लेकर के किया भी है, और वहां से बड़ी मात्रा में ऑयल एक्सप्लोरेशन की भी बात वो कर रहे हैं। उसके लिए जो प्राइवेट रिसोर्सेज है यूएस के प्लस जो गवर्नमेंट कंपनीज है जो बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन की, उनको वहां पे हम्म। लगाने की, वहां पे डिप्लॉय करने की बात वो कर रहे हैं। तो हम्म। अगर यहाँ पे वेनेजुएला से ऑयल का एक्सट्रैक्शन शुरू होता है और अगर ग्लोबल सप्लाई ऑयल की बढ़ती है, तो निश्चित रूप से हम्म। कीमतों पर दबाव रहेगा, और उसी का असर हमने पिछले 2 सेशंस में आते हुए भी देखा। तो हमारा मानना है कि कच्चे तेल की जो कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में अभी एक दायरे में ही बनी रह सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट भी वहां नहीं आएगी, क्योंकि एक सब्सटेंशियल प्राइस के नीचे कीमतें फिसलने पर फिर वहां पे जो ऑयल कंपनीज है उनको भी घाटा होना शुरू हो जाता है। तो हम्म। हमारा मानना है कि यहाँ पे $52 जो है डब्ल्यूटीआई के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में बने रहेंगे, लेकिन अभी हम्म। कीमतें $60 के स्तर के ऊपर भी सस्टेन होती हुई नहीं दिख रही है। तो एक जो हम्म। ब्रॉडर रेंज है 52 से $60 फॉर डब्ल्यूटीआई, वो बनी रह सकती है, और भारतीय बाजारों में जो रेंज है वो 4,850 से 5,250 की शॉर्ट टर्म में बनी रह सकती है। हम्म। अब तो कौन से जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है जिनका इम्पैक्ट जो है वो प्राइजेस पे पहले हो सकता है? जैसे गोल्ड है फॉर सेफ हेवन फ्लोज, सिल्वर या कॉपर है इंडस्ट्रियल डिमांड के, या ऑयल है फॉर सप्लाई डिस्ट्रप्शंस? देखिए, ऑयल में भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन की कोई ऐसी संभावना निर्मित नहीं हो रही है। हाँ, ये हम्म। जरूर है कि यूएस के ईरान के साथ में भी जो है अभी टेंशन लगातार बरकरार है। बावजूद उसके ग्लोबल ऑयल जो मार्केट है वो वेल सप्लाइड है, तो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर के अभी कोई बड़ी चिंता यहाँ पे नजर नहीं आती है। लेकिन हाँ, जिस तरह से जो ग्लोबल जो टेंशन्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो उसके चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। आने वाले समय में एक चीज जो बड़ी मुख्य रूप से वो देखने वाली होगी, जो कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस को प्रभावित करती हुई नजर आएगी, वो है यूएस हम्म। में सेक्शन 232 की जो उनकी पॉलिसीज है उसका निर्णय यहाँ पे आना है लगभग 18 से 20 जनवरी के आसपास। तो हम्म। वहां पे ये क्लैरिटी होती हुई नजर आएगी कि यूएस में जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर यूएस टैरिफ लगाएगा या उनको टैरिफ से बाहर रखा जाएगा। तो उसके चलते जो मेटल्स है और प्रीशियस मेटल में सिल्वर है, उनकी कीमतों में एक बड़ी उठापटक जो है वो अगले 1 से 2 सप्ताह बनी रह सकती है। अगर वहां पे टैरिफ की बात कही जाती है, तो जो भी प्रोक्योरमेंट यूएस ने किया है पिछले दिनों में, तो वहां पे वो स्टॉक जो है वो यूएस के वेयर हाउसेस में पड़े रह सकते हैं, और उसके चलते ग्लोबल मार्केट में जो कमोडिटीज है उनमें फिर एक बार उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं इसके हम्म। विपरीत अगर वहां पर उनको टैरिफ से बाहर रखा जाता है, तो यूएस की तरफ से कुछ अगर स्टॉक आने वाले समय में रिलीज होते हैं, तो वो फिर कीमतों में शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर बना सकते हैं। तो ये हम्म। सेक्शन 232 का जो आउटकम है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए। लेकिन हमारा मानना है कि सोना जो है वो यहाँ पे जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके चलते जो अपनी सेफ हेवन बाइंग है, डिमांड है, वो कायम रखेगा। तो सोने में बहुत ज्यादा हम्म। गिरावट की संभावना यहाँ नजर नहीं आती है। इंटरनेशनल मार्केट में $3,960 का जो स्तर है, वो ये पूरे वर्ष के लिए अहम सपोर्ट जो है सोने के लिए रह सकता है। वहीं हम्म। भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 1,22,000 से 1,20,000 का जो स्तर है, वो ये पूरे वर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा। हम देख रहे हैं कि हम्म। सोने में $4,550 काफी लंबे समय से एक रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल रहा है, और भारतीय बाजारों में लगभग 1,40,500।
तो अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर कीमतें एक बार निकल कर सस्टेन होती है तो फिर सोने में वहां पे फ्रेश रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम नटशेल में कहें तो सोने में यहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड लगती है। और जिस तरह हम्म। से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसके चलते निचले स्तरों पर सोने में सपोर्ट्स बने रहेंगे। जी। सर, सप्लाई डिमांड इम्बैलेंसेस जो है ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं विथ मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स जैसे कि ग्रोथ है, स्लो डाउन है? देखिए, सप्लाई डिमांड का अगर हम इम्बैलेंस की बात करें तो वो हमने यहाँ पे स्पेशली जो है फेज आउट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। स्पेशली जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वहां पे और प्रेशियस मेटल में सिल्वर के केस में हमने देखा। सिल्वर हम्म। का यहाँ पर डिमांड जो है पिछले काफी वर्षों से लगातार यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ नजर आया है। और पिछले 5 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो सिल्वर की जो फिजिकल जो इन्वेंट्री है वो लगातार डेफिसिट में, और ये छठा वर्ष है जब हम देख रहे हैं कि वहां पे सिल्वर जो है डेफिसिट में रह सकता है। तो इसी के हम्म। चलते हमने देखा है कि कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई। पिछले साल हमने भारतीय बाजारों में लगभग 170% की बढ़त चांदी की कीमतों में आते हुए देखी। इंटरनेशनल मार्केट में भी वहां पे बड़ी बढ़त थी। तो हमने जिस तरह से सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस के चलते कीमतों में बड़ी तेजी आते हुए देखी, इंडस्ट्रियल मेटल में भी वो चीजें वहां प्राइस इन होती हुई नजर आई जब हमने देखा है कि कॉपर की जो सप्लाई शॉर्टेजेस देखने को मिले बड़े रूप में। और वर्ष 2025 के दरमियान जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जो माइन है गास बर्ग की कॉपर की, वहां पे प्रोडक्शन जो है वो हॉल्ट होते हुए नजर आए। चिली पेरू में लगातार वहां पे जो है लेबर के चलते, लेबर प्रोटेस्ट के चलते हमने वहां पे प्रोडक्शन में गिरावट आते हुए हम्म। देखी। तो ये सारी चीजों के चलते कॉपर में भी वहां पे सप्लाई के जो शॉर्टेजेस थे तो कीमतों में एक सपोर्ट था। और बाकी जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है उनका भी अगर हम देखें तो वेयर हाउस स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हम्म। तो वर्ष 2025 में काफी वहां पे सप्लाई इम्बैलेंस रहा काफी सारी कमोडिटीज में। और उसी के चलते हमने वो चीज जो है कीमतों में फैक्टर इन होते हुए देखी। स्पेशली इंडस्ट्रियल मेटल्स में कॉपर और प्रीशियस मेटल्स में हमने पहले प्लेटिनम सिल्वर और पैलेडियम में वो चीज होते हम्म। हुए देखी। जी। सर, अगर इन्फ्लेशन हेज की बात करें तो इक्विटीज ज्यादा वॉलेटाइल रहती हैं या फिर कमोडिटीज ज्यादा वॉलेटाइल रहती हैं? देखिए, नॉर्मली अगर वॉलेटिलिटी की बात करें तो इक्विटी में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, लेकिन अभी हम पिछले कुछ समय की बात करें तो कमोडिटी में भी जो वॉलेटिलिटी है वो एक बड़े स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई है। स्पेशली अगर कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज की बात करें जैसे सिल्वर है, कॉपर है, तो वहां पे हमने जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज्यादा आते हुए देखी है। एनर्जी पैक में हमने नेचुरल गैस के प्राइसेस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आते हुए देखी है। तो यहाँ हम्म। पे अगर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है तो गोल्ड को हम एक स्टेबल जो है असेट क्लास कह सकते हैं। व्हेन वी आर लुकिंग फॉर हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो गोल्ड में हम देखते हैं कि काफी स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है हम्म। कंपैरेटिवली बाकी कमोडिटीज के मुकाबले। तो गोल्ड यहाँ पे एक सेफ हम्म। हेवन सेट के रूप में ज्यादा सेफ नजर आता है जब हमको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन या पोर्टफोलियो हेजिंग की हम बात करते हैं। तो वहां पे अगर कहीं अल्टरनेट असेट क्लास के रूप में अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो गोल्ड वहां पे एक प्रेफर्ड चॉइस जो है वो रहना चाहिए। जी। सर, सप्लाई चेन फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हमें देखना चाहिए टू ट्रैक कॉपर एंड ऑयल? सप्लाई चेन में यहाँ पे मेनली जो प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है वहां पे सप्लाई मैनेजमेंट कैसा है और कहीं डिसरप्शंस तो नहीं है, और वो किस तरह से यहाँ पे ग्लोबल जो है डिमांड सप्लाई मैकेनिक्स को प्रभावित कर सकते हैं उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। और अगर कोई हम्म। माइनिंग कमोडिटी है, स्पेशली अगर इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें, तो वहां पे माइनिंग एक्टिविटीज की क्या प्रोग्रेस है, क्यों कोई नई माइनिंग एक्टिविटीज एडिशन वहां पे हो रहा है, या डिमांड वहां पे किस तरह से जो है इमर्ज हो रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ब्रॉडली उनके ऊपर नजर रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कमोडिटीज में जो है डिमांड और सप्लाई ही वहां पे प्राइस को जो है डिस्कवर करते हैं। तो अगर आपने हम्म। डिमांड सप्लाई के ऊपर नजर रखी तो निश्चित रूप से आप काफी करीब तक जो है उस कमोडिटी के प्राइस की डिस्कवरी तक पहुंच सकते हैं। तो डिमांड सप्लाई का यहाँ पे कमोडिटी के केस में काफी इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले होता जी। सेठी सर, कोई क्वेश्चंस है फ्रॉम योर साइड? क्वेश्चन तो है, मैं बोलो। ये भी आपको, मनोज जी, कैसा लग रहा है ये सिल्वर?
मैं नया हाई दिखा रहा है पेपरों में, और अफवाहें मंदी की चल रही हैं। ये ऐसा देखिए यहाँ पे सिल्वर सिल्वर जो है लगातार छठे वर्ष यहाँ पे एक डेफिसिट वाली कमोडिटी है, और हमने कीमतों में 160-70% की बढ़त पिछले वर्ष में देखी। और इसी सप्ताह हमने सिल्वर में ऑल टाइम हाईज भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में बनते हुए देखे। भारतीय बाजारों में भी लगभग 2,60,000 तक के स्तर हमने वहां पे कल के सत्र में आते हुए देखे थे, और वहां से एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो अभी अगर हम फंडामेंटली बात करें तो वहां पे कोई ऐसी बड़ी गिरावट की संभावना नजर नहीं आती है कि सिल्वर वहां से 30% या 40% के करेक्शन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में दिखा दे। लेकिन ये निश्चित है कि यहाँ पे इतनी बड़ी रैली के बाद में करेक्शन की संभावना थी। अब कारण कोई भी बने, लेकिन हम वो करेक्शन यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं। तो डाउन साइड में हमारा मानना है कि $70 तक एक बार कीमतें आ सकती है चांदी की। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अगर हम देखें तो 2,20,000 से 2,14,000 तक के स्तर वहां पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है कि चांदी फिर से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 1.5 लाख तक के स्तर जो है वो दिखा देगी। काफी सारे लोगों की धारणा है कि जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उनके मन में ये चीज आती है कि अब कहीं बड़ा क्रैश तो मार्केट में नहीं हो जाएगा। तो फंडामेंटल को देखते हुए अभी ऐसी कोई चीज यहाँ पे नजर नहीं आती है। हाँ, अगर जो यूएस का जो सेक्शन 232 का निर्णय यहाँ पे अगर अगेंस्ट में आता है, अगर वहां पे कोई टैरिफ लगाने की बात नहीं करते हैं, और जो भी जो मटेरियल है वो लंदन के वेयर हाउसेस से कॉमेक्स के वेयर हाउसेस में मूव हुआ है पिछले कुछ महीनों में, अगर वहां से अगर वो अनवाइंडिंग होती है तो फिर एक प्रेशर कीमतों में जरूर देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे वेट एंड वॉच रखना चाहिए। लेकिन अभी आ, जो प्राइम फंडामेंटल्स है उनको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा क्रेश यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आपको फंडामेंटल और टेक्निकल के अलावा कौन सा इंडिकेटर इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो इम्पैक्ट डाल रहा है गोल्ड या सिल्वर अभी तो में? सबसे बड़ा इंडिकेटर यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्हीं को आपको वॉच करना है कि वहां से क्या चीजें निकल करके आ रही है, क्योंकि वहीं से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है वो शेप अप हो रहे हैं, उनका क्या एक्शन रहता है, चाहे वो टेरिफ को लेकर के हो या और बाकी दूसरी चीजों को लेकर के। तो अभी यहाँ पे स्पेशली ग्लोबल इकोनॉमी, जियो पॉलिटिकल टेंशन, करेंसी की वॉलेटिलिटी, काफी सारे फैक्टर्स है जो अभी ब्रॉडली यहाँ पे ना सिर्फ कमोडिटी बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर इम्पेक्टिंग नॉट ओनली द कमोडिटीज मार्केट बल्कि एंटायर दिस ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स दे आर इम्पैक्टिंग। आपको क्या लगता है भी ये टेम्परेरी है, इसमें कोई परमानेंट ज्यादा भारी गिरावट की आशा नहीं है आपको? देखिए यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट होगा ये देखना, क्योंकि अभी जो यूएस की कोर्ट है वहां पे आज रात को यूएस के जो प्रेसिडेंट के टैरिफ को लेकर के जो वो निर्णय ले रहे हैं एक के बाद एक, उसके ऊपर निर्णय आना है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उनके टैरिफ को रिजेक्ट कर दिया था। तो अब वहां पे अपर कोर्ट में उसको देख उसके ऊपर क्या निर्णय आता है वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद यहाँ पे यूएस में जो है सेक्शन 232 को लेकर के भी निर्णय जो है होना है यहाँ पे जनवरी के महीने में। तो काफी सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे जो यूएस प्रेसिडेंट की एम्बिशन है ग्रीनलैंड को लेकर के और बाकी जो दूसरी कंट्रीज के लिए उनके बयान आ रहे हैं, तो वहां पे जो नेटो के नेशंस है और बाकी जो दूसरे जो कंट्रीज है उनका क्या रिएक्शन रहता है इन सारी चीजों के ऊपर। तो अभी ये जनवरी का जो मंथ है काफी क्रूशियल रहने वाला है, ना ना सिर्फ कमोडिटी मार्केट के लिए बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। अच्छा, अभी कॉपर और ऑयल में तो कोई मूवमेंट नहीं था, दोनों ऐसे शांत होकर बैठे थे, लेकिन एक दिन दो सर्किट लग गए अपर तक, और 9% का सर्किट लग गया कॉपर में। और ऐसे ऑयल में भी कुछ आई, मिनरल जालो वगैरह की जो खबरें हैं, तो उसमें भी थोड़ी तेजी आ गई। तो क्या लगता है आपको, कैसे इनके लिए, इन कमोडिटी के लिए क्या ट्रैक करना जरूरी है? देखिए कॉपर के लिए तो यहाँ पे जो वेयर हाउस के स्टॉक्स और जो डिमांड सप्लाई है उसको उसके ऊपर नजर रखना काफी जरूरी है। और कॉपर यहाँ पे सप्लाई की काफी शॉर्टेजेस बनी हुई है। हालांकि हमने जो मूवमेंट हमको एक लंबी अवधि में देखनी थी वो हमने बहुत ही शॉर्टर पीरियड में 1 से 1.5 महीने में देखी कि वहां पे
40% की बढ़त कीमतों में आती हुई नजर आई, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक शार्प रिएक्शन जो है ऊपरी लेवल से फिर देखने को मिला है। लेकिन वर्ष 2026 में यहाँ पे जो है सप्लाई के कंसर्न्स कॉपर में बने रहेंगे, और जिस तरह से हम लगातार वहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड में बढ़ोतरी देख रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते वहाँ पे जो डेटा सेंटर की डिमांड हो, या वहाँ पे सोलार की डिमांड हो, या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री की डिमांड हो, या जो ग्रीन एनर्जी के चलते जो एनर्जी ट्रांजिशन की डिमांड हो। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो डिमांड फैक्टर है वो काफी यहाँ पे मजबूत है इस कमोडिटी का। तो वर्ष 2026 में कॉपर में यहाँ पे काफी आगे बेहतर जो है अपसाइड की पोटेंशियल नजर आती है। एल्यूमिनियम भी एक अच्छी कमोडिटी यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से जो अगर कच्चे तेल की बात करें तो वहां पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा, और वहां पे वेनेजुएला के बाद ईरान के ऊपर यूएस का क्या एक्शन रहता है, उसके ऑयल को लेकर के क्या निर्णय आते हैं, तो वो काफी सारी चीजें देखने वाली होगी। तो कच्चे तेल में भी बहुत ज्यादा बड़ी तेजी की संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स में यहाँ पे डिमांड के चलते जो है आगे फ्यूचर काफी ब्राइट रहने वाला है। तो वहां पे डिमांड सप्लाई और वहां पे इन्वेंट्री की जो लेवल्स है उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। साथ ही जो यूएस के टैरिफ को लेकर के आगे क्या घटनाक्रम बनता है उसके ऊपर भी वहां पे नजर होनी चाहिए। तो मैं एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा, छोटा सा, 1 मिनट का। कि बचपन में हमारे यहाँ कॉपर की वायर होती थी, हमने वायरिंग चेंज की तो कॉपर की वायर कोई लेगा नहीं, पुरानी कटी फटी। तो उसमें से वायर कॉपर निकाल के हम बेचते थे किसको? जो ये गरी बेचता है, कोकोनट का कच्चा कोकोनट रहता है, वो पैसा नहीं देता था हमें, वो उसके काइंड में देता था, बार्टर की तरह से गरी देता था, जो बस अड्डों पे भी मिलती है। और आज उस कॉपर का भाव 1300 रुपये किलो हो गया है, जो तो वो खोपरा तो उधर ही पड़ा है 10। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो वाली बात है कि जब आपको किसी चीज की जब जरूरत लगती है तो हम्म। अब उसकी सप्लाई वहां पे कितनी है उसके हिसाब से उसके प्राइस जो है वो तय होते हैं। तो हमारा यही कहना है कि किसी भी अगर कमोडिटीज अगर वहां पे डिमांड सप्लाई मैकेनिक्स आपने उसके देखें, और अगर किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो फर्म बनी हुई है, तो निश्चित रूप से वो प्राइस को ड्राइव करती है, और वही चीज यहाँ पे हमने कॉपर में होते हुए देखी। अच्छा, अभी ये सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज हैं, उनका इम्पैक्ट गोल्ड और इस पे सिल्वर प्राइस पे क्या पड़ सकता है? देखिए, अभी तक यहाँ पे स्पेशली अगर फेडरल रिजर्व की बात करें तो 3 रेट कट उन्होंने 2025 में किए थे। अभी 2026 में भी वहां पे 2 से 3 रेट कट संभावित है। तो वो यहाँ पे ओवरऑल ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर बल्कि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे और भी आगे जो रेट कट होंगे यूएस फेड की तरफ से, वो पूरे ही कमोडिटी मार्केट के लिए वहां पे एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। तो आपको सारा अच्छा ही दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे कमोडिटी मार्केट के लिए वर्ष 2026 भी अच्छा ही रहना, स्पेशली इंडस्ट्रियल मेटल्स अच्छा करेंगे। सिल्वर में फर्स्ट हाफ अच्छा रहेगा, सेकेंड हाफ में कुछ पॉज देखने को मिल सकता है, लेकिन जो गोल्ड है वो थ्रू आउट द ईयर बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। पर अभी लोग ये समझ रहे हैं कि अभी इंडेक्स में हमारा 10% ही बढ़ेगा या 15%, उससे ज्यादा किसी को आशा नहीं है। उसके सामने 140% देखते हैं तो उनका कूदने लगता है शरीर, क्योंकि इसमें लेना चाहिए, पोर्टफोलियो 50% कर देना चाहिए। तो आपके नहीं, हिसाब से ऐसा नहीं पोर्टफोलियो है। में? पोर्टफोलियो में हर असेट का अलोकेशन होता होना चाहिए, और उसी के हिसाब से पोर्टफोलियो जो है रीबैलेंसिंग होती है। तो जहां तक प्रीशियस मेटल का सवाल है, हमारा मानना है कि 15 से 20% का अलोकेशन वहां पे मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम देखते हैं कि सेफ हेवन असेट में जब पॉज आता है तो फिर रिस्कियर असेट जो है वो ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। किसी भी असेट क्लास में बहुत ज्यादा भी अलोकेशन होना वो एक पोर्टफोलियो की रिस्क को बढ़ा देता है। तो उस लिहाज से यहाँ पे 15 से 20% से ज्यादा अलोकेशन नहीं रखना चाहिए। और अब जिस तरह के लेवल्स यहाँ पे मार्केट में, उसको देखते हुए जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उससे भी बचना चाहिए। एसआईपी के रूप में स्टेगर्ड वे में निवेश करें, ताकि वहां पे कभी मार्केट में गिरावट भी आती है तो आपको वहां पे नुकसान ना हो। तो उस चीज का भी अब यहाँ पे निवेश के लिहाज से ध्यान रखना चाहिए। एक 1000 ईयर का चार्ट देख रहा था, तो उसमें 400 साल सिल्वर में कोई तेजी नहीं आई, 400 साल भाव एक ही रहा।
तो ऐसे भी चार्ज कर रही चीजें लेकिन। समय के साथ चीजें बदलती है सर। जब किसी चीज पहले किसी चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, आज नहीं है। टेक्नोलॉजिकल हम एडवांसमेंट देख रहे हैं, तो उसके चलते काफी सारी चीजों की जो है डिमांड बढ़ी है, तो उसके चलते उनकी वैल्यू है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के चलते आउट ऑफ डेट हो गई, तो उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने वाली होती है। पर अभी सारे मेटल्स को उसमें ला रहे हैं, स्टील को भी चर्चा के सुनना चालू कर दी। और रेयर केमिकल्स, सर, रेयर। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए यहाँ पे हमारा यही कहना है कि अभी मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो उसको देखते हुए यहाँ हम्म। पर रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी निवेश करे तो वो इस मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए एक यहाँ पे एसआईपी के रूप में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, हम्म। लेवरेज पोजीशन से बचना चाहिए। नहीं, सेठी सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं बस बताया इन्होंने, वही जानना चाहता था मैं। जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मनोज जी, आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्ते सर, थैंक यू। नमस्कार जी। थैंक यू।